नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आईपीओ में जो शेयर ज़्यादा हाइप में आते हैं उनका हाल इतना बुरा होता है कि जो आईपीओ में लेने वाला इन्वेस्टर यानी जिसको अलॉटमेंट होता है और वो अगर उसको लेके बैठ जाता है तो उसको भी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही एक आईपीओ की आज हम बात करेंगे जो जिस शेयर का दाम अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया है और उसके बारे में मीडिया में बहुत सारी हाइप भी थी। ये प्रश्न हमसे पूछा है भारत शर्मा जी ने और इनका प्रश्न है ड्रीम फोक सर्विसेज के बारे में। तो इन्होंने ये पूछा है, एक्चुअली ये शेयर लगातार गिरता जा रहा है और इन्होंने ये पूछा है कि क्या इसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। अभी रिसेंटली प्रॉफिट नहीं आने से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियोज बहुत कम हो गया है। क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है? क्या फ्यूचर में ग्रोथ आए तो पी एक्सपेंशन हो सकता है? तो इस बारे में वो पूछना चाहते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझा देता हूं, कंपनी क्या करती है। और जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको अपने आप ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, ये जो है ना, ये एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोवाइडर है। अब ये क्या चीज होती है? जब अपन एयर ट्रेवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हवाई यात्रा करते हैं, तो जब आप एक किसी एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं और मान लीजिए वहां पर आपको कुछ समय आपकी फ्लाइट में देरी है, तो वहां पर एक फैसिलिटी होती है, उसको लाउंज बोलते हैं, जहां तो वहां पर जाके आप बैठ सकते हैं, आप खाना पीना कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं और कुछ और सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज जो है ना, वो ये कंपनी ग्राहकों को प्रोवाइड करती है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि एक ग्राहक कौन है, कंपनी के ग्राहक कौन है और किनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी जो है ना, ये एक मीडिएटर है। ये एक मीडिएटर है और ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। जैसे कल हमने बात की थी बीएसई की, तो बीएसई एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। वैसे ही ये ड्रीम फोक सर्विसेज जो है, ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसके जो क्लाइंट हैं वो बेसिकली कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं और ज्यादातर इसका जो बिजनेस है ना, वो उन कंपनीज से आता है जो कार्ड इशू करती हैं। जैसे ये जो बिजनेस लाते हैं, मतलब ये जो लाउंज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी व्यक्ति को, वो किस बेसिस पे करते हैं? वो इस बेसिस पे करते हैं कि वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कंपनी का कार्ड होल्डर है। अब इसका क्या मतलब है? या तो देखिए, उसके पास या तो कार्ड नेटवर्क का कोई कार्ड होगा, यानी कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर का कोई कार्ड होगा। अभी कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर कौन कौन से? जैसे डाइनर्स हुआ, जैसे मास्टर कार्ड हुआ, जैसे वीजा हुआ, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, ये कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है। जैसे रुपे हुआ, तो ये कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है। अब दूसरा हुआ कार्ड इशूअर। इशूअर कौन सा हुआ? जनरली बैंक्स इशू करते हैं। तो बैंक्स में चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे और कोई बैंक हो, तो ये सारे जो बैंक्स हैं ये कार्ड इशू करने वाले हैं। तो दो चीज हो गई, एक कार्ड इशूअर और एक कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर। इसके अलावा जो ड्रीम फोक सर्विसेज के जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट का क्या मतलब? जहां से वो फीस लेते हैं सर्विसेज के लिए। तीसरे हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। अब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, और चौथा जो है वो है कॉर्पोरेट्स या कंपनीज या एयरलाइंस। ठीक है। अब बात ये है कि ये जितनी भी 4 या 5 कैटेगरी है, यानी कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर हुए, कार्ड इशूअर हुए, उसके बाद ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हुए, उसके बाद एयरलाइंस हुआ, उसके बाद कंपनीज हुई, आखिरकार ये क्या सर्विसेज जो है वो अपने ग्राहकों को देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक कार्ड है, आपके पास एक कार्ड है, उस कार्ड से आप खर्चा करते हैं। जब खर्चा करते हैं तो उसकी कुछ फीस इन कंपनीज के पास, यानी कार्ड इश्यूअर के पास जाती है।
ठीक है। और उस कार्ड की जो फीस से उनका उनकी इनकम होती। अब उस कार्ड में अट्रैक्शन डालते कि देखिए आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा, उस लाउंज एक्सेस में आप चले जाते हैं और जाने के बाद आपको बहुत ही सस्ती रेट में या ऑलमोस्ट फ्री में आपको खाना पीना कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। या एयरपोर्ट में लाउंज से बाहर अगर आप बैठेंगे तो वो स्टील की कुर्सियां आपको मिलेंगी, ठीक है, और इतना कंफर्टेबल भी होता है, भीड़ भड़क का भी होता है। तो ये सब चीज के लिए एक एक अच्छी एम्बियंस और आदमी को ये फील कराने के लिए कि आई एम समथिंग स्पेशल, ये जो जितनी भी कार्ड कंपनीज हैं ये अपने अपने कार्ड इशू करती हैं और उस कार्ड के बेसिस पे ये लाउंज एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। अब ये ड्रीम फोक सर्विसेज का काम क्या हुआ? ड्रीम फोक सर्विसेज जो लाउंज एक्सेस जिस जिस कंपनी का लाउंज होता है, जैसे मान लीजिए एक एयरपोर्ट को रन करने वाली एक एजेंसी, मान लीजिए अडानी का कोई एयरपोर्ट है, अडानी उस पूरे एयरपोर्ट को चला रहा है। अब उसमें क्या होगा, वो अपने एयरपोर्ट पे कुछ दुकानें अलॉट कर देगा। वो दुकानें जो है ना वो लाउंज होगी। लाउंज में क्या है, आप अगर कार्ड के में वहां पर आप बैठ के कुछ खा सकते हैं, रेस्टोरेंट टाइप चीज है, कंफर्टेबल रेस्टोरेंट जिसको होता है ना, वो उस तरीके की चीज है। तो आप अगर कार्ड के मेंबर हैं, एक पर्टिकुलर कार्ड के मेंबर हैं, तो आपको उसमें एक्सेस मिलेगी और उस एक्सेस के बदले आपको हार्डली 1 या 2 रुपए या 5 रुपए कोई टोकन फीस वो चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लाउंज में एक्सेस करेंगे तो आपको कार्ड, वो पर्टिकुलर कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा, वो पहचानेगा कि भाई आप एलिजिबल आदमी हैं या नहीं है, और उसके बाद वो आपको अंदर जाने देगा। वहां आप ऑलमोस्ट फ्री में आप खाना पीना अपना कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, अखबार लेकर आ सकते हैं, और भी कई फैसिलिटीज जो है ना वो आपको वहां पर मिल जाती है, वेज नॉन वेज सब खाना पीना सब अवेलेबल है। अब ये जो कंपनी है ड्रीम फोक्स, ये कार्ड इश्यूअर और ऐसी तरीके, चाहे नेटवर्क प्रोवाइडर हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे कोई भी, तो ये ड्रीम फोक सर्विसेज, ये जो आपके उनके क्लाइंट्स हैं उनके, और ये जो लाउंज एक्सेस प्रोवाइड, जो जिनका लाउंज एक्सेस होता है ना, उनके बीच में एजेंट का काम करता है। एक तरफ ये लाउंज वाले को ये कहता है कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे ना तो तुम्हारे को गारंटीड हम कुछ ना कुछ सर्टेन, मतलब जैसे कोई भी ग्राहक ले आएंगे हम आपके लिए। अब ग्राहक कहां से आएंगे? वो फैसिलिटी कार्ड नेटवर्क वाला या कार्ड इश्यूर देता है, ठीक है। एक बार मैं वापस बता देता हूं, जो ड्रीम फोक सर्विसेज है वो बीच में है। वो ये कहते, इस जो लाउंज वाला है उसको तो ग्राहक चाहिए, ठीक है, और जो बैंक वाला है उसको एक फैसिलिटी अपने ग्राहक को देनी है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो है ड्रीम फोक सर्विसेज, ये मीडिएटर के रूप में एक तरफ लाउंज वालों के साथ करार करता है और दूसरी तरफ बैंक वालों के साथ करार करता है, और दोनों से फीस चार्ज करता है। लाउंज वाले से वो ये कहता है कि तेरे लिए मैं सर्टेन ग्राहक लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो जो खाने पीने की जो कॉस्ट ना वो कोई तो बियर करेगा, लाउंज वाला तो बियर करेगा नहीं। तो वो बैंक जो इसका वो ग्राहक अंदर आ रहा है ना, वो उस खाने पीने की कॉस्ट को बियर करता है। और वो क्यों बियर करता है भाई? कार्ड के ऊपर वो आदमी खर्चा करे तो ही उसको एक्सेस मिलेगी, सर्टेन अमाउंट आप खर्चा कर दो, या ऐसे बोलते हैं उसमें कि आप लाउंज का जो एक्सेस है हर 6 महीने में एक बार कर सकते हो या 6 महीने में 2 बार कर सकते हो, ताकि जो बैंक जो है ना उनकी कॉस्ट भी फिक्स रहे या लिमिटेड रहे। तो ऐसे ये जो ड्रीम फोक सर्विसेज का ये बिजनेस मॉडल है, एक तरफ वो चार्ज करेंगे कार्ड इश्यूअर से, उनके क्लाइंट से, और दूसरी तरफ वो चार्ज करेंगे लाउंज एक्सेस से। यहां तक की तो बात सारी सही। इसके अलावा ये जो ड्रीम फोक सर्विसेज और क्या क्या काम करती है, तो देखिए ये जो है ना लाउंज एक्सेस में तो इनका जो 68%, मतलब टोटल जितने भी लाउंज एक्सेस के जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो एक्सेस करवाते हैं, ठीक है, तो वो कंपनीज में 68% इनका मार्केट शेयर। लेकिन जो कार्ड के बेसिस पे एंटर कराते हैं, यानी कार्ड के बेसिस पे लाउंज एक्सेस है, उसमें इसकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। ड्रीम फोक सर्विसेज के तो 90% मार्केट शेयर वो ड्रीम फोक सर्विसेज के पास है। इसके अलावा जो ये है एयरपोर्ट ट्रांसफर भी करवाती है। अब क्या है, आप ड्रीम फोक सर्विसेज की मेंबरशिप ले लो, तो जैसे आप वहां जाओगे या कोई कंपनी ले ले और वो कंपनी वो मेंबरशिप
की फैसिलिटी अपने कर्मचारियों को दे दें। तो जैसे ही कोई कर्मचारी वहां पहुंचेगा एयरपोर्ट पे, तो वहां पर उनका बैग उठाना, उनको अंदर ले जाना, उनका चेक इन करवाना, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी चेक के उनसे पास कराना, इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज कराना, अंदर चला गया तो उसके बाद लाउंज में उसको एक्सेस दिलवाना, उसके बाद जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो जब बाहर निकला तो उसका बैगेज हैंडल करना, उसको टैक्सी प्रोवाइड करवाना, ये सारी फीस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फीस। ठीक है, ये सारी चीज। फिर वो अगर मान लीजिए उसकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है या उसको किसी ट्रेन से दूसरी जगह जाना है या उसको एक दिन का डिले है अभी उसकी ट्रेवल में, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक ट्रांजिट होटल भी प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई आपको खेलना है तो वहाँ कोई गोल्फ कोर्स है, सब बड़े आदमियों की बात है, तो गोल्फ कोर्स वहाँ पर किसी को खेलना है तो वो फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करा देते हैं। फिर आपको हाईवे पे किसी होटल पे खाना खाना है, ये सारी एक्चुअली इन्होंने ये सर्विसेज इन्होंने ले रखी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जो इनका आता है वो कार्ड के बेसिस पे आता है। मतलब जो कार्ड वाले जो ग्राहक हैं और वो जो लाउंज एक्सेस करते हैं, उनके कारण जो ये फीस लाउंज वाले से, एक तरफ लाउंज वाले से और दूसरी तरफ जो बैंकों से या कार्ड नेटवर्क इश्यूअर से या किसी और कंपनी से या एयरलाइन से, ठीक है, वो जो फीस इनकी आती है वो इनका मेजर रेवेन्यू। ठीक है, अब इसका जो आईपीओ है ना, अगस्त 2022 में आया था और बड़ा हाइप किया और मीडिया ने इसको काफी उछाला। देखिए, मीडिया का काम तो यही है कि वो किसी भी शेयर को, जब चढ़ता हुआ मार्केट होता है ना, तो वो इस तरह की तारीफ करते हैं उस शेयर की कि उससे लोगों का पैसा बनता है, क्योंकि वो चढ़ता हुआ मार्केट होता है। ठीक है, लेने के टाइम तो वो बता देते हैं, लेकिन कब निकलना ये बताना तो संभव नहीं होता उनके लिए। तो उस जब बूम टाइम में, जब ये आईपीओ मार्केट में जब बूम था, तब ये आया अगस्त 2022 में, और अगस्त के आसपास, अगस्त 2023 में करीब करीब इसने 776 का, मतलब ये जो आईपीओ की जो प्राइस है वो करीब करीब 2.5 से 3 गुना हो गई, और 776 का इसने पीक बनाया। और लगभग अगस्त 2023 के एंड में और सितंबर के शुरू में इसमें हाई वॉल्यूम सेलिंग हुई है। यानी एक साल के अंदर अंदर इसमें जबरदस्त हाई वॉल्यूम सेलिंग हुई और अचानक से शेयर नीचे चला गया। तो अगर आप चार्ट देखेंगे इस कंपनी का, तो बिल्कुल क्लियर ये बात है, ये पंप एंड डंप स्कीम है कि शेयर को पहले चढ़ाओ क्योंकि मीडिया में पहले ही हाइप है, बुल मार्केट चल रहा था, उसके बाद ये जो आईपीओ का मार्केट बहुत गर्म था, हर आदमी लेने को तैयार था शेयर को। ठीक है, तो रिटेल वाले जो हैं वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने गिरते हुए शेयर को लिया और एवरेज किया, और उसके बाद 2023 के बाद ये ऑलमोस्ट लगातार अब तक, यानी 2025 अप्रैल तक लगातार ये गिरता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? तो पहली चीज तो ये, जो इसका पी जो था ना वो 60 का हो गया, तो मतलब 60 का पी एक ऐसी कंपनी में, मैं बताऊंगा इसमें क्या लिमिटेशन है, कि ऐसी कंपनी में जिसका बिजनेस जो है ना वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्फीयर है उस बिजनेस का। मैं पहले बाकी सारी चीजें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आपने जब एयर ट्रेवल किया और लाउंज का एक्सेस आपने किया हो, तो आपको ये पता लगा होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो लाउंज है ना, ये तो फिश मार्केट बन गया था। मतलब लाउंज ऐसे भरे रहते हैं जिसमें कोई बैठने की जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपए 1.5 रुपए में, वो 2 रुपए में आप कार्ड स्वाइप करो, अंदर बैठो, खाओ पियो और आ जाओ। तो हर आदमी जो है, आजकल एयर ट्रेवल को इतनी महंगी रही नहीं, तो हर आदमी जो है ना वो पहले तो कार्ड इशू करवाता था और देखता था इसमें लाउंज एक्सेस है नहीं है या नहीं है, फिर उसके 2 या 3 कार्ड लेता था। जब भी एयर ट्रेवल करता था ना, तो हर आदमी जो है वो लाउंज में जाके बैठ जाता था, नाश्ता पानी खाना पीना लेके, और वो बाहर आ जाता था। ठीक है, अब इतनी भीड़ होने लग गई, तो फिर कंपनियों ने या बैंकों ने ये कहा भाई ये तो नुकसान का काम हो गया, हम जितना एस्टिमेट करते उससे ज्यादा खर्चा होने लग गया। तो अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपकी जो ये लाउंज की एक्सेस है ना, ये हम लिमिटेड कर रहे हैं, जितना आप खर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से। मतलब आप ज्यादा खर्चा करोगे तो भाई देने वाले तो वो बैंक वाले तभी है ना जब आप उनको कुछ कमाई होगी। अभी कोई मंदिर का कोई लंगर तो है नहीं, या गुरुद्वारे का लंगर तो है नहीं कि भाई जहां जाके मर्जी आए जितना खा लो।
तो बैंकों को होने लगा नुकसान, उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो इसको लिमिट करेंगे, जो एक सर्टेन अमाउंट खर्च करेगा केवल हम उसी को देने वाले हैं ये लाउंज की एक्सेस। अब क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशन हो गई तो ये जो ड्रीम फोक सर्विसेज है ये पर पर्सन चार्ज करते हैं, मतलब वो जो लाउंज वाला है उससे भी पर पर्सन चार्ज करेंगे, और जो बैंक वाला है जो कार्ड वाला है उससे भी पर पर्सन चार्ज करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए तो इनकी जो है वो इनकम कम हो गई। एक रीजन तो ये। दूसरी रीजन ये, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कार्ड जितने भी ट्रेवलर हैं, एयर ट्रेवलर हैं, वो एयर ट्रेवल की ओवरऑल कैपेसिटी लिमिटेड है। आप एयर ट्रेवल में जितने भी पैसेंजर हैं उनको आप कितना एक्सपोनेंशियल बढ़ा सकते हो, क्योंकि एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी लिमिटेड है और एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी लिमिटेड है, और आप इनका जो धंधा है वो एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस पे डिपेंडेंट था। तो क्या है, जितना पीक पे जितने लोग आ सकते थे ना, कार्ड इश्यूअर मैंने बताया ना, दो दो तीन तीन लोगों ने कार्ड इश्यू करवाए, तो जितने भी कार्ड वार्ड ले लाके जितने भी लोग आ सकते थे ना वो इनके आ चुके। अब उस फैसिलिटी में या उस बिजनेस के वर्टिकल से ड्रीम फोक सर्विसेज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और इसके बाद ये भी अवश्य हुआ होगा कि इन्होंने जो नए कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे उसमें बैंकों ने भी ये कहा होगा हम आपकी फीस कट करेंगे, हम इतने ज्यादा हम आपको पेमेंट पर पर्सन नहीं करेंगे, और इसी हिसाब से लाउंज वाले ने भी कर दिया होगा। तो ये सारी चीजें, तो वैल्यूएशन जो है 60 का पी ऐसी बिजनेस में जहां पर ट्रैफिक ऑलरेडी पीक पर हो चुका है, ठीक है। तीसरा कि जो सितंबर 2023 से दिसंबर 2024, देखिए पीक कब आया, मार्केट में सेलिंग कब हुई, मैंने आपको बताया सितंबर 2023 में। और इनके जो रिजल्ट आए सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए यानी 2023 में, जो उसके बाद से आज तक यानी दिसंबर 2024 जो क्वार्टर 3 के अब जो रिजल्ट आए लेटेस्ट, तब तक इनका प्रॉफिट एक सर्टेन रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई। क्यों? क्योंकि आपका जो एरिया था ना जिसमें आप काम कर रहे थे वो स्टैग्नेंट हो गया, ठीक है। अब इसके दिसंबर जो क्वार्टर 3 जो है ना, अभी जो रिजल्ट आए वो भी बहुत खराब आए, प्रॉफिट भी कम हो गया उसमें। अब ऐसी कंडीशन में जब कंपनी स्ट्रगल कर रही है कि ग्राहक कहां से लाई, वो जो ग्राहक है वो ग्राहक तो प्रॉफिटेबल है नहीं बैंकों के लिए, इसलिए बैंकों ने तो उस पर लिमिट लगा दी। अब ये कहां जाएंगे, अब ये अच्छे ग्राहक ढूंढेंगे। अच्छे ग्राहक का मतलब अच्छी कंपनीज ढूंढेंगे, उसको सर्विस को ये डाइवर्सिफाई करेंगे। ये जैसे सर्विसेज मैंने आपको बताई, जैसे ये स्पा की सर्विसेज जैसे ये देते हैं, या आपके एयरपोर्ट ट्रांसफर की फैसिलिटी ये देते हैं। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं अदर देन लाउंज, उसमें इनका मार्जिन फिर भी ज्यादा होगा, और उन सर्विसेज का विस्तार करने की कंपनी कोशिश कर रही है, नए एरियाज में और नए एयरपोर्ट्स पे भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका एक्सपेंशन का, डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है, लेकिन इनका बिजनेस का जो मेन इनका जो वर्टिकल था ना वो स्टैग्नेंट हो गया और वो कम हो रहा है। यही कारण है कि इसका जो पी है ना वो 18 पर रह गया, आरओई हालांकि 35 है। डेट टू इक्विटी इनका हर 100 रुपए पे 19 रुपए डेट है, और मार्केट कैप जो है वो 1230 करोड़ रुपए है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे कि क्या स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो अंडर वैल्यू तो तब होगा ना कि जब वो अपनी कीमत से कम मिल रहा है। लेकिन यहां तो बिजनेस जो है ना वो बिजनेस में स्टेग्नेशन आ गया है, और इसलिए ये शेयर को ये नहीं कह सकते कि जब तक बिजनेस में उठाव नहीं आएगा, क्योंकि ये तो असेट लाइट मॉडल है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना, इनके पास तो एक प्लेटफॉर्म है खाली। भाई इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट करके एक पार्टी इस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों को बीच में मिला दिया, तो एजेंट की तरह है, तो असेट लाइट मॉडल है। तो इनको वैल्यू जब अपन करेंगे वो तो जितना बिजनेस इनके पास आ रहा है उसके हिसाब से करेंगे ना। तो अंडर वैल्यूएशन तो मैं इसको नहीं कहूंगा। हाँ, इसका बिजनेस मॉडल जो है ना वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल इन द सेंस
कि क्या ये चलने लायक है। यहाँ कोई खराब बिजनेस मॉडल नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका, और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इनका, बहुत बड़ा कोई लिस्टेड स्फीयर में कोई इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अनलिस्टेड प्लेयर्स तो इनके पास हैं, और ये अभी क्या कर रहे हैं, ये फॉरेन में भी जाने की, मतलब फॉरेन एयरपोर्ट्स पे भी जाके ये सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक कंपनी में की परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आए, या जब कंपनी में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आए जिससे आपको लगे कंपनी में ग्रोथ है। दूसरी बात क्या है, ये पंप एंड डंप स्कीम हो गई इसमें, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, आप उनमें से कोई देख लीजिए कि इसको अंडर वैल्यूएशन के हिसाब से आप, शर्मा जी, आप ट्रीट कृपया ना करें। अब रवप्रीत जी जो हैं, वो एक कंपनी है के सॉल्व्स, तो उसके बारे में पूछते हैं। तो वो रवप्रीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार जिस तरीके इसके फाइनेंशियल्स है ना, वो इतने ल्यूक्रेटिव हैं, इतने ल्यूक्रेटिव है जैसे आपके सामने हीरा पड़ा हुआ हो। अब आप ये समझिए कि अगर रोड पे आप जा रहे हैं और आपके नजरों के सामने एक हीरा पड़ा हुआ है, और काफी सारे लोग उस रोड से गुजर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में कि यार भगवान, क्या मुझे ही बनाया है क्या इस हीरे को देखने के लिए, इसमें ऐसी मुसीबत क्या है जो ये सिर्फ हीरा किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ही दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली किसी शायद या तो चार्ली मंगर या वारन बफेट का कोट भी है इसी तरीके से। तो बात ये है कि ये इतनी परफेक्ट कंपनी लगती है, और सर इसमें जो काम ये जो करती है ना, ये पता नहीं क्या काम करती है। ठीक है, बहुत ही छोटा और बहुत ही लिमिटेड काम करती है, और ये 2020 में एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई। 1100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 147% आरओई है, 147% का आरओई, और डेट टू इक्विटी निल है। अब आप ये देखिए, जब ऐसी कंडीशन है तो डीआई और एफआईआई के पास कुछ भी नहीं है, लेस देन 1%, और वो कौन सा एफआईआई ये भी मुझे नहीं पता। अब हो सकता है कोई इन्हीं का कोई भाईबंद एफआईआई के रूप में, या किसी से करार इन्होंने कर लिया हो कि भाई तुम भी अपना नाम दे दो ताकि एफआईआई दिखाई दे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि रिटेलर तो एफआईआई की होल्डिंग देखता है। तो 59% प्रमोटर के पास है और 40% पब्लिक के पास है, यानी 1% से 1% जो है ना, वो केवल एफआईआई डीआईई के पास है। तो इतने एफआईआई डीआईई को कुछ नहीं दिख रहा क्या इसमें? तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन है। एक और कंपनी का मैंने एनालिसिस किया था, नाम मैं उसका नहीं लूंगा अभी, और उसमें भी इतना पिक्चर परफेक्ट फाइनेंशियल्स हैं उसके कि आदमी को डर लगने लग जाता है कि ये भी इस तरह के फाइनेंशियल हैं, फिर इसमें कोई, मतलब इसका जो भाव है ना, वो इस तरीके से क्यों है, 147 का परसेंट का आरओई है। ठीक है, तो इसलिए रवप्रीत जी, मतलब मेरी तो ये गुजारिश है, थोड़ा सा आप इस तरह के शेयर्स में थोड़ा सावधानी बरतें, है ना, उसी में अपनी सबकी भलाई है। क्योंकि ये एसएमई से और मेन बोर्ड पे आया है ये, और जहां मैं रहता हूं ना, उसके पास भी एक एसएमई है, और वो आईटी सेक्टर में काम करती है, और अभी 4 साल पहले उसके ऊपर सीबीआई ने छापा मारा है। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये खबर जरूर थी कि इस तरह की जो चीजें, जो पिक्चर परफेक्ट जहां कंपनीज होने लग जाए ना, तो थोड़ा सा आप जो है ना, थोड़ा सा विचार जरूर किया करें। फिर माइंड मैन जी पूछते हैं कि ऑप्शन में मैं काम नहीं करता, पर ऑप्शन का उपयोग निवेश में कैसे करें, ऑप्शन की कौन सी बातें सीखनी चाहिए, क्या एफ एंड ओ डेटा से शॉर्ट टर्म ट्रेड या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि ओआई देखकर बाजार बुलिश या बेरिश रहेगा या नहीं, और स्मार्ट मनी कहाँ हेज कर रहा है और कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए माइंड मैन जी, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ कि 2020 से पहले, जब से ये रिटेलर जो है ना, ये कोरोना के बाद जब इसमें नहीं आए थे ऑप्शंस में, या डेरिवेटिव जिनको बोलते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को, तो जब तक ये नहीं आए थे ना, तब तक ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में पैसा कमाना आसान था। लेकिन अब जैसे ही पब्लिक इसमें कूद पड़ी है, और इंट्राडे ऑप्शन हो रहे हैं और एक्सपायरी डे ऑप्शन हो रहे हैं, और सारी पब्लिक को ये बात पता है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग हो सकती है, तो तब से ऑप्शंस में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सेबी का ये डेटा है कि केवल 11% लोग जो है ना, वो ऑप्शंस में नेट प्रॉफिट करके जाते हैं,
और बाकी जो है ना वो अपना ट्रेडिंग का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। तो ये डेटा है। अब बात आपका क्या है कि ऑप्शन का उपयोग निवेश में कैसे करें। तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी है तो आपको अगर कोई शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी शेयर की लॉट साइज 250 शेयर की है और वो 250 शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको, तो आप क्या करें, उनकी एक ऊपर की कॉल भेज दीजिए। अगर वो कॉल लग गई, यानी अगर वो जो शेयर है उसका भाव उस कॉल की प्राइस से ऊपर चला गया तो आप उसको बेच दीजिए। और ऐसे ही अगर आपको लेना है कोई शेयर और उस लॉट में ही लेना है जिस जो आपका ऑप्शंस का लॉट है, तो उसकी आप पुट बेच दीजिए, ठीक है। और वो पुट बेचने के बाद नीचे की पुट बेच दीजिए, तो आपको एक नीचे के भाव में अगर वो एक्सरसाइज हो जाती है, अगर वो पुट एक्सरसाइज हो जाती है तो आपको वो शेयर आप आराम से ले सकते हैं। नेकेड पुट यानी कि न आपके पास पैसा है और न आपके पास शेयर है, तो ये नेकेड गेम आपको नहीं खेलना। जो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं इनका जो मेन पर्पस है, जो जिनके लिए बनाए गए थे, वो अपने पैसे को, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका उपयोग हुआ करता था। जो आप सट्टे में कर रहे हैं आजकल, लोग निफ्टी में कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, और अब तो एक्सचेंजेस भी सारे जो हैं वो इस फेवर में है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑप्शन में ट्रेड करें। जितने ब्रोकर हैं उनकी तो कमाई इस हिसाब से हो रही है। जीरोधा वाला जो है वो परेशान हो रहा है कि साहब ये जो आप सेबी ने जब से रेस्ट्रिक्शन डाला है मेरी तो कमाई बंद हो गई। अरे यार, मारोगे क्या यार किसी आदमी को, रिटेलर को मारोगे क्या। दूसरी बात, F&O डेटा से शॉर्ट टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं। ये देखिए, पहले जो था ना, पहले सिस्टम अलग था। जब से ये रिटेलर बहुत ज्यादा एंटर हो गए तब से हर पोजीशन मॉनिटर होती है, और वो कब पोजीशन जो है ना अचानक से चेंज हो जाए वो देखना बड़ा मुश्किल है। ये टीवी पे जो आपके सुबह सुबह कमेंट्री आती है ना, वो सुनने में अच्छी लगती है। आप कभी करके देखिएगा, आपको अगर आप 100 बार में से अगर आपको 90 बार नुकसान नहीं लगे ना, तो आप मुझसे पूछ कह दीजिएगा। तो ये क्या है, देखने में अच्छा लगता है, ओवरसोल्ड हो गया, ओवरबॉट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बड़े हाथियों का गेम है, बड़े पैसे का गेम है। एक कहावत है कि हाथियों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश हो जाता है। तो रिटेलर जो है ना वो झाड़ियां हैं, तो ये बड़े बड़े हाथी जो है ना इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो बड़े पैसे से ये पोजीशंस जो है ना वो चेंज होती है, और बड़े पैसे वाला जो आदमी है ना वो हमेशा अपने को प्रोटेक्ट करके चलता है और वही जीतता है। ये पैसे का गेम है। प्लीज माइंड मैन साहब, मिंडा मैन साहब, आप इस बात को समझें कि ये पैसे का गेम है। ये छोटे एक ऑप्शन खरीद लूं, एक बार कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, 3 बार कमा लोगे, सारा देके जाओगे आप करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ओआई देख के बाजार की बुलिश बियरिश रेंज टीवी पे अच्छी लगती है। अब किसी को आता होगा तो आता होगा, रेंज कहने को तो मैं भी बता दूंगा आप, ठीक है। मैं सारे लेवल भी आपको निकाल के दे दूंगा, जैसे जैसे लेवल ये निकालते हैं ना वैसे वैसे मैं लेवल आपको डेली बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन 10 में से 5 बार वही वाली बात कि आप आधे आदमियों को ये कह दो कि ये शेयर चढ़ेगा और आधे आदमियों को ये कह दो शेयर गिरेगा, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है उसमें। तो वो 5 आदमी जो जिनके फेवर में बात हुई ना वो आपके भक्त हो जाने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं ना ये टीवी पे अच्छी लगती हैं। जब आप प्रैक्टिकली करने बैठोगे, जब स्टॉप लॉस 10 में से आपके 8 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा ना, तो आप अमाउंट देखिए कितना अमाउंट आपका आया, कि लॉस का अमाउंट कितना है। तो कहना आसान है कि भाई स्टॉप लॉस हो गया, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो शेयर बाजार में रहने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं है रहने की आवश्यकता, हम तो 10 शेयर, 5 शेयर, 2 शेयर लेके ही खुश हैं। कम से कम पैसा तो बनेगा, कम से कम पैसा नहीं बनेगा तो अपनी बीवी बच्चों को, माँ बाप को किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में वहीं दे देंगे, हम शेयर बाजार में नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जितने भी शेयर की हमने बात की है उनमें से मेरी किसी शेयर में खरीद या फरोख्त की राय नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही शेयर में खरीद फरोख्त का निर्णय करें। नमस्कार।
धन्यवाद। जय हिंद।